वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज में। आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी हाइलाइट चैप्टर कोश का चक्र और कोश का विभाजन, जो नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स को। देखो, हम यहाँ से देख सकते हैं। पहली बात यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। किससे होता है? जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है। फिर आप आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि कैसे सेल डिवीजन से होता है। कैसे होता है? कोशिका चक्र का मतलब इसका कोशिका विभाजन प्रारंभ एक कोशिका से होता है, वो भी कैसे? सेल डिवीजन से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते वृद्धि और जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी जीवों की विशेषता है। फिर आगे हम देख सकते हैं कि पैतृक कोशिका विभाजन होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिका स्वयं वृद्धि और विभाजन करती है। यह पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि के विभाजन के बाद एक नई कोशिका संख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका ऐसी संरचना का निर्माण करती है जिसे लाख कोशिकाएं होती हैं, जिसमें कितनी लाखों कोशिकाएं होती हैं। ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर सेल कोशिका चक्र को कहते हैं सेल साइकिल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहला कि कोश का विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कि मतलब जीवों की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो कोशिका विभाजन है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन और वह कोशिका वृद्धि करती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इस पैतृक कोशिकाओं का वाला जीनोम होता है और घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है। और कहते हैं यद्यपि कोशिका ये तो सब सतत प्रारंभिक जिसमें डीएनए जो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें इसको देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र जटिल घटना क्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में विस्तारित हो सकता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं जी इम्पोर्टेंट है बहुत, कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं। उदाहरण, मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है। ये लगभग प्रत्येक 24 घंटे में, इसको यूकेरियोटिक कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है? 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। अर्थात मतलब जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका या एक जीव से दूसरे जीव में जा सकती है। उदाहरण, ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगता है। ईस्ट का जो सेल साइकिल होता है उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 90 मिनट लगता है। ये आया था नीट 2020 12th में 2012 में आया था ये यहाँ से। अब कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 अंतरावस्था, जिसे इंग्लिश में इंटरफेज कहते हैं, और जो एम प्रवस्था जिसे सूत्रीय विभाजन है माइटोसिस फेज कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ चित्र दिया गया है जिसमें G1 और SG2 और JM फेज दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और जो प्रिपरेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और डू नॉट रेप्लिकेट डीएनए, इसमें डीएनए का रेप्लिकेट नहीं होता है। और जो लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग फेज होता है इसका एस फेज, इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें डीएनए डबल एस होता है, बट डबल होते हैं डीएनए, बट क्रोमोसोम सेम रहते हैं, सिंगल ही रहते हैं। अगर एक है तो एक ही रहेगा और डीएनए एक के दो हो जाते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं G2 फेज में सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, और इसमें सेल इज प्रिपेयर्ड ऑफ माइटोसिस, इसमें सेल की प्रिपरेशन होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सूत्रीय विभाजन एम फेज उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन है, समसूत्रीय विभाजन होता है। अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे होती है। मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि कब कितनी होती है? 24 घंटे। कि कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे, 23 घंटे वो प्रिपरेशन करती है। जो मनुष्य की कोशिका होती है वो 23 घंटे प्रिपरेशन करती है, तैयारी करती है अपने विभाजन की, और विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण करता है। तो हमने समझ लिया 24 घंटे में 23 घंटे प्रिपरेशन करती है और 1 घंटे विभाजित होने में टाइम लगता है। कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में होती है। अंतरावस्था में कितने? 95% से अधिक, और 5% एम में पूर्व अवस्था में होती है। और एम प्रवस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है जो कि संघ संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रवस्था भी, अंतरावस्था इंटरफेज को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। यह वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन होता है। यह नीट 2002 में आया था, IPMT। और ये अंतरावस्था 3 प्रकार के होते हैं। अंतरावस्था को 3 फेज में विभाजित किया गया है। फर्स्ट सूत्रीय अंतरा प्रवस्था और संश्लेषण प्रवस्था, और पूर्व सूत्रीय विभाजन अंतकाल प्रवस्था। तो जे यहाँ से जे आया था संश्लेषण प्रवस्था नीट 2021 में, यहाँ से आया था G फेज से। ये पश्च सूत्रीय अंतकाल प्रवस्था G फेज समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण होती है के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। इस एस फेज या संश्लेषण प्रवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से जे आया था, यहाँ से जीवन फेज जे अंतरावस्था समसूत्रीय विभाजन डीएनए प्रतिलिपिकरण जे आया था नीट 2021 में, और जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है जे आया था नीट 2020 में। अब हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चिन्ह किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि जीवन प्रवस्था कोशिका द्विगुणित 2N गुणसूत्र है तो S प्रवस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है, ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र डबलेस नहीं होता है। S प्रवस्था में सेम ही रहता है। जो जीवन अवस्था में थी अर्थात 2N होती जो है प्राणी कोशिका में एस प्रवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिक्रिया होने लगता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशिका वृद्धि के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 फेज के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। यह कोशिका वृद्धि के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 फेज में प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिका विभाजन नहीं होती है, जैसे हृदय कोशिका और तंत्रिका कोशिका, ये
दोनों विभाजित नहीं होती हैं। एक कोशिका जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत प्रवृत्ता। जो कोशिका विभाजित नहीं होती हैं वे सभी कोशिका कहाँ पड़ जाती हैं? जी नॉट प्रवस्था, जिसे शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका अपपचय रूप से सक्रिय, लेकिन यह विभाजित नहीं होती है। इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होती है। इसका विभाजन नहीं होता, इसका जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। यहाँ पर माइटोसिस। प्राणियों में सूत्रीय विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है जहाँ हैप्लॉइड्स अगुणित कोशिका समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी, मेल नर मधुमक्खी। इसके विपरीत पादपों में सूत्रीय विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित कोशिकाओं में दिखाई देता है। नर मधुमक्खी में सूत्रीय अगुणित कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन होता है और विपरीत पादपों में विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। यहाँ पर समसूत्रीय विभाजन मतलब एम फेज प्रारंभ होता है। तो एम फेज यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था, यह एम फेज को सर्वाधिक नाटकीय अवस्था कहते हैं। यह जनक व संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। इसमें जनक व संतति गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखो कि ये 3 प्रकार के होते हैं: पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज और अंत्यावस्था टीलोफेज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्व अवस्था को। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव आता है। इसमें सीक्वेंस होता है: प्रोफेज सबसे बड़ा, टीलोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज। सबसे बड़ा क्या हो गया? प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ है कि गुणसूत्रीय संघन प्रकृति, संघन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। फिर यहाँ गुणसूत्रीय जे यहाँ से आया था 1990 में एक क्वेश्चन आया था कि गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रियोमेयर से जुड़े रहते हैं। ये दोनों अर्ध गुणसूत्र किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रियोमेयर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरावस्था के समय जिसका तारका का द्विगुण हुआ वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारका सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। इस गोल्जी अंतर्द्रवीय जालिका और केंद्रिका व केंद्र का आवरण दिखाई देता है। अब यहाँ देख सकते हैं मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्रीय विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैले जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूत्रीय सूक्ष्म दर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति व अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। जे आया था 2012 में और यहाँ पर जे आया था 2009 में। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्क स्पिंडल फाइबर के जुड़ने का स्थान एक संरचना काइनेटोकोर जो दूसरी ओर कोशिकाओं के केंद्र से स्थित गुणसूत्र जुड़े होते हैं। जो आया था 2025 में, यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। ठीक है, कहाँ से? नीट 2025 में आया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकार स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के कारण जुड़ जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र स्पिंडल फाइबर द्वारा काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्य अवस्था में जिस
तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं उसे मध्य अवस्था पट्टिका कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जैसे तर्क स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटिक कोर से जुड़ी होती है। जी आया था नीट 2025, नीट 2011, नीट 2024 3 साल आया था जी। और गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्य अवस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों की तर्क तंतु से जुड़ जाते हैं, जो नीट 2020 और 2022 में आया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्च अवस्था। यहाँ पर देखो आप पश्च अवस्था के बारे में दिया गया है कि पश्च अवस्था प्रारंभ पट्टिका के द्वारा जुड़ा था। इस प्रकार जे इम्पोर्टेंट है इसके पॉइंट कि गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जे दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। जे इतने इंपोर्टेंट नहीं जितने जे इंपोर्टेंट है। यहाँ अत्यावस्था जे यहाँ से आया था नीट 2022 में क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन आया था। ये सूत्री विभाजन के अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमशः अपने ध्रुवों पर चले गए होते हैं। फिर इसके भी जी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 1977 में आया था। यहाँ से क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी हमने बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी हाईलाइट्स किए हैं। एनसीईआरटी प्लस जो अन्य पॉइंट उसको भी हमने इसमें साथ साथ ऐड किया। प्योर एनसीईआरटी यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बारे में दिया गया जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ नीट 2004 में क्वेश्चन आया था, यहाँ से पूछा गया था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने सन को भी ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें AIPMT 2005 में यहाँ से क्वेश्चन आया था सूत्रीय कोश का विभाजन का महत्व। और जो यहाँ पे क्वेश्चन नीट 2005 में आया था यहाँ से कि युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। फिर यहाँ पर जो काफ़ी हमने जो पॉइंट है इसको हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेफ्रूफेज टीलो लैक्टोटीन बुके स्टेज और जाइगोटीन और सिनेप्सिस और जो पैक्टिन जीन विनिमय और जो डिप्लोटीन और जो होता है डिसिनेप्सिस और जो डायाकाइनेसिस होता है काइजमेटा का उपांतीय भवन, इससे बनता है काइजमेटा का उपांतीय भवन। यहाँ से जो मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसको आप कोई भी लाइन ना छोड़िए जो हमने एनसीईआरटी के, बस ओनली एनसीईआरटी लाइन को देखना है और बाकी सबको छोड़ देना है, क्योंकि हमने इस जो मेन पॉइंट है उसको हमने एनसीईआरटी से हाईलाइट किया है। यहाँ पर देखिए अब जी 2017 और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमने एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन हाईलाइट्स किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में जी हमें पढ़ना है, इसको पढ़ना है जो हमने शुरुआत में पढ़ा वही है जो फेज 1 होते हैं, फेज 2 जैसे मध्यावस्था 1 हो गया, जैसे सेकंड फेज हो गया तो सेकंड फेज फर्स्ट फेज के इक्वल होता है। इसको जरूर हमें पढ़ना है ये बहुत ही अच्छे से, इसको क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन सारांश जो होता है सारांश यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। हमने पूरे को एनसीईआरटी को पूरे को हाईलाइट्स किया है बाय यहाँ से आप देख सकते हैं, तीनों को देखना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस चैप्टर एंड हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि